बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी लैंग्वेज। इसमें हमने सी लैंग्वेज की बेसिक्स पढ़नी है। लास्ट लेक्चर में हमने लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस और फिर मशीन लेवल मतलब लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस को डिस्कस किया और उनकी सब टाइप्स को पढ़ा था, जिसमें हमने बताया कि जो लो लेवल है उसमें दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, एक मशीन लेवल लैंग्वेज, एक मशीन लैंग्वेज है और दूसरी असम्बली लैंग्वेज है। और फिर मैंने विद एग्जांपल आपको बताया था कि ये किस किस तरह की होती हैं, ये कैसे लिखी जाती हैं। हमने कुछ एग्जांपल भी देखे। जिसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज आज के दौर की मुताबिक इंग्लिश में लिखी जाने वाली लैंग्वेजेस हैं, जिसमें मैंने नाम लेके आपको बताया C++ और C# या PHP, जिस पे वेबसाइट वगैरह बनती हैं। ये जो डेटाबेस आप देख रहे हैं सब कुछ बनते हैं आपके सामने, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस में बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, इनकी वजह क्या है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये क्यों सजेस्ट की जाती हैं, ये क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें पहली है कि ये इजी टू लर्न। अब इजी टू लर्न है, बहुत आसान है इनको समझना। जैसे यहाँ मैं एक सामने आपके ये प्रोग्राम ओपन करूँ तो ये जिसने अगर पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं भी की तो उसे पता होगा इंक्लूड का मतलब करना है शामिल करना। तो इसका मतलब है यहाँ कुछ इंक्लूड किया जा रहा है, कुछ शामिल किया जा रहा है। क्या शामिल किया जा रहा है अगर नहीं भी पता है तो इतना ज़रूर पता चल रहा है कि इस लाइन की मदद से इस प्रोग्राम में कुछ शामिल किया जा रहा है, कुछ इंक्लूड किया जा रहा है। मेन, मेन का मतलब होता है मरकजी हिस्सा, मेन हिस्सा। तो यहाँ से फिर कोई मेन प्रोग्राम हिस्सा हो। इंटीजर, इस तरह फ्लोट, फ्लोट अगर नहीं पता, रियल नंबर नहीं पता तो फ्लोट का नहीं पता होगा। प्लस साइन है, प्रिंट एफ का मतलब है कुछ प्रिंट किया जा रहा है। तो ये सारे लफ्ज़ जो हैं इंग्लिश से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको सीखना आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर है जी इजी एरर डिटेक्शन। इजी डिटेक्शन, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये तो हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी हैं। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें एरर डिटेक्ट करना बहुत इजी होता है। मसलन यहाँ हम एक सिंपल सी मिसाल है, मैं यहाँ पे एक सेमी कॉलन की गलती कर देता हूँ, सेमी कॉलन नहीं लिखता और मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। वो फौरी तौर पर उसके बाद वाली लाइन में एरर देगा और कहा जाएगा जी एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर प्रिंट एफ। यहाँ इसने पूरी डिस्क्रिप्शन बता दी, इस लाइन को देखें, प्रिंट एफ से पहले ये एक्सपेक्टेड। तो बड़ी आसानी से हमने एरर पकड़ लिया और यहाँ पे हमने इसको एरर को दुरुस्त किया, मसला हल हो गया। ठीक है, और दोबारा कंपाइल कर लेते हैं इसे। डेसिमल कांस्टेंट, जब ये वार्निंग आ जाती है तो वार्निंग का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको किसी और नाम से सेव कर दें तो ख़त्म हो जाएगी। ये इसी प्रोग्राम को किसी और नाम से सेव कर दें, कंपाइल करते हैं इसे, चल पड़ेगा ये प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एरर डिटेक्ट करना बहुत इजी है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एंड आई मैं यहाँ पे करूँगा तो ये इस पर एरर दे देगा कि ये डिक्लेयर्ड नहीं है, ये कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसको डिक्लेयर किया गया हो। ठीक है, तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि सारी बातें बताने का मकसद ये है कि इस हाई लेवल लैंग्वेजेस में एरर डिटेक्ट करना बहुत इजी होता है, परेशानी की इसमें कोई बात नहीं। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स, ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये ज़रा समझने वाला है। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स, ये अक्सर पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में ही पूछा जा सकता है और इसके अलावा ये पेपर में जो एम शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी आता है। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स क्या होता है। अब स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स ये है कि जिस तरह किसी भी रियल लैंग्वेज जो हम ज़बान बोलते हैं, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, कोई भी लैंग्वेज ले लें, तो उसको सीखने के लिए पूरी दुनिया में एक ही तरीक़ाकार है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, और वो क्या है, सबसे पहले आपको उसके हरूफ ताजी सिखाए जाते हैं। जैसे उर्दू है तो अलिफ बे पे, इंग्लिश है तो ABC, इस तरह बाकी लैंग्वेजेस के भी सारे अल्फ़ाबेट्स होंगे, पहले वो सिखाए जाते हैं, फिर उनकी मदद से आपको
वर्ड्स बनाना सिखाए जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे छोटे छोटे जुमले और फिर आपको कम्प्लेक्स जुमलों की तरफ ले जाते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। दुनिया भर में जो किसी लैंग्वेज को बोलने वाले, मिसाल करो फ्रेंच को बोलने वाले हैं, तो जो फ्रेंच जिसने सीखी होगी, पाकिस्तान में किसी ने फ्रेंच सीखी है, किसी ने अगर ब्राज़ील में फ्रेंच सीखी है, किसी ने इंग्लैंड में फ्रेंच सीखी है, तो सारों ने एक ही तरीके पे फ्रेंच सीखी होगी और एक जैसी ही बोलेंगे। हाँ, मेहनत जो ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा अच्छी बोल लेगा, लेकिन सीखना और सब कुछ उनका मटेरियल एक जैसे ही होगा। उनके उनके सीखने के लिए चीज़ें, जो कुछ उनको मटेरियल दीजिएगा वो एक जैसा ही है। ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स का मतलब है यहाँ पे सी लैंग्वेज में भी कि दुनिया भर में कहीं भी कोई बंदा भी अगर सी में या सी प्लस प्लस में या सी शार्प में या पीएचपी में या इस तरह की और किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करता है, तो उसके लिए वो जो टूल है वो सब एक ही जैसे इस्तेमाल करेंगे। मसलन यहाँ पे मैंने डेव सी प्लस प्लस किया है, तो दुनिया भर में डेव सी प्लस प्लस जो भी इस्तेमाल करेगा उसके लिए ऐसा ही इंटरफेस आएगा। वो उसके अंदर ये इन चीज़ों को ऐसे ही इस्तेमाल करेगा जैसे मैं यहाँ बैठ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरे दुनिया के किसी दूसरे कोने में कोई डेव सी प्लस प्लस इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेगा जिस तरह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, प्रोग्रामों का फ़र्क हो सकता है। अगर मैं वो सेम मतलब वो कोई और प्रोग्राम बनाएगा, सेंटेक्स वही है, जो मैं जो चीज़ें जो कुछ मुझे अवेलेबल है इस डेव सी प्लस प्लस में वही उसे अवेलेबल होगा। ऐसे ही कोई वेबसाइट बनानी है और सी शार्प में बनानी है, तो सी शार्प के लिए जो टूल यहाँ बैठ के कोई इस्तेमाल कर रहा है, किसी ऑफिस में बैठ के कोई दूसरा बंदा भी वही टूल इस्तेमाल करेगा, उसके अंदर भी तकरीबन सारी वही कमांड होंगी। तो इसका मतलब क्या है, टूल्स भी स्टैंडर्डाइज हो गए पूरी दुनिया के अंदर। जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है ये इस्तेमाल होता है, तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान, कोई भी प्रोग्रामर डाउनलोड करेगा अपने पास और उसे इस्तेमाल करते हुए चाहे वेबसाइट बनाए, चाहे डेटाबेस बनाए या डेटाबेस बनाए, दोनों केसेस में उसके लिए जो ऑप्शंस, जो फैसिलिटीज, जो टूल्स अवेलेबल हैं वो सब के लिए एक जैसे हैं। सब उसको एक ही तरह इस्तेमाल, कोई किसी एक टूल उसकी किसी एक हिस्से को इस्तेमाल करेगा और किसी दूसरे को ना इस्तेमाल करे। लेकिन जो टूल्स मेरे लिए अवेलेबल हैं विजुअल स्टूडियो में वो ही सारे किसी दूसरे के लिए भी अवेलेबल हैं। हाँ, ये अब मेरी मर्जी कि मैं उसमें से क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ। मैं डेटाबेस बनाता हूँ, कोई दूसरा वेबसाइट बनाता है, तो उनके अंदर से हर कोई अपनी अपनी मर्जी के चीज़ों को इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो कुछ भी अवेलेबल है, वो जो मुझे अवेलेबल है, वो दूसरे दुनिया के किसी कोने में भी कोई विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल करेगा, उसे भी वही अवेलेबल है। ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स का मतलब है कि लैंग्वेज को लिखने का तरीका। तो लैंग्वेज को सी में कोई प्रोग्रामिंग करेगा तो पूरी दुनिया में अगर वो किसी वेरिएबल को, इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा तो वो ऐसे ही डिक्लेयर करेगा जैसे मैं यहाँ डिक्लेयर करूँ। मैंने अगर इंट ओ लिखा है तो कोई दूसरा भी यूज़ करेगा तो वो ऐसे ही लिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिंटैक्स सब के लिए सेम है और जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इस सिंटैक्स, लेकिन सिंटैक्स सब के लिए सेम है और कई जगहों पे टूल्स भी सेम है। मसलन सी प्लस प्लस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है। लेकिन सिंटैक्स सब में एक जैसा है। सिंटैक्स का मतलब है लैंग्वेज को लिखने का तरीका। तो अगर किसी ने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो ऐसे डिक्लेयर करेगा, अगर किसी ने प्रिंट एफ करवाना है तो वो ऐसे ही प्रिंट कर करवाएगा। हाँ, वो ऐसे कर सकता है कि मैंने रिजल्ट एज लिखा है, वही यहाँ पर रिजल्ट ऐसे कर दे, लेकिन प्रिंट वो ऐसे ही करवाएगा। ठीक है। वर्डिंग का थोड़ा बहुत तो फर्क हो सकता है, लेकिन वो प्रिंट एफ के अलावा यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह प्रिंट एच नहीं लिख सकता, वो यहाँ पे प्रिंट एफ ही लिखेगा। ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो है वो लैंग्वेज को लिखने का जो सेंटेक्स है वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर प्रोग्रामर्स के लिए एक जैसा है। तो जो कोड यहाँ पे किसी ने लिखा है, अगर आप किसी दूसरे को भेजते हैं तो उसको वहाँ पे भी चूंकि वो अगर सी प्लस प्लस का प्रोग्रामर है तो उसको उसके लिए भी वो सारी चीज़ें लैंग्वेज सेंटेक्स वही है उसके लिए भी। ठीक है। तो सिंपल अंदाज में हम ये कहेंगे कि दुनिया के अंदर जो द सेंटेक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस स्टैंडर्डाइज, दुनिया में जो भी लेवल हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनका लैंग्वेज का जो सेंटेक्स है वो स्टैंडर्डाइज है, यानी सब प्रोग्रामर्स के लिए सेंटेक्स एक जैसा है। सब लोग उसी सेंटेक्स को इस्तेमाल करेंगे और उससे हट के वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर एरर आती है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ भी एग्जांपल भी दी है। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स के बाद आते हैं जी डीप हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। तो इसके बाद है जी कि आप जब हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, जो लोग प्रोग्रामर होते हैं उनको कंप्यूटर्स की हार्डवेयर का नहीं पता होता
कि कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसे काम करता है, सीपीयू किस तरह काम करता है, रैम कैसे काम करती है। उनको जस्ट ये पता होता है कि वेबसाइट कैसे बनानी है, डेटाबेस कैसे बनाना है, जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एप्लीकेशन है उसे इस्तेमाल कैसे करना है। उनको बस एप्लीकेशन का इस्तेमाल का पता होता है, और हार्डवेयर की डिटेल्स को उनको नहीं पता होता, और ना उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हार्डवेयर की डिटेल्स ये अलग डोमेन है, ये हार्डवेयर टेक्नीशियन की डोमेन है। जो सॉफ्टवेयर का काम करने वाले हैं उनको हार्डवेयर की रिक्वायर्ड डिटेल्स का पता होना ज़रूरी नहीं, ठीक है। अगर पता हो तो उनके फ़ायदे के लिए है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए लाजमी नहीं होता कि कोई प्रोग्रामर है उसको हार्डवेयर का पता हो तो ही वो प्रोग्रामर बन सकता है, बगैर हार्डवेयर के वो नहीं बन सकता, ऐसी कोई बात नहीं। जो प्रोग्रामर है उसके लिए हार्डवेयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ उसे अपनी एप्लीकेशंस पे काम करना आता हो, ठीक है। उसके बाद है मशीन इंडिपेंडेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस क्या है? मशीन इंडिपेंडेंस ये होती है कि, मिसाल दे रहा हूँ, मशीन इंडिपेंडेंस है एक जो प्रोग्राम आपने अपने पास ओपन किया, मिसाल आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है, ठीक है, और वो फाइल आपने किसी दूसरे को भेजी है, किसी दोस्त को भेजी है, तो आपके पास भी एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट जैसे 1 2 3 ऑफिस या WPS ऑफिस है या PDF व्यूअर है, तो PDF की फ़ाइल अगर आपने अपने पास ओपन की है और किसी और को भेजी है, तो उसके पास भी वही टूल अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो उसको ओपन कर सके। जब वो उसके पास ओपन हो जाए, वो टूल अवेलेबल है, तो फिर वो फाइल PDF की उसके पास दूसरे के पास भी ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई सॉफ्टवेयर, जैसे ये मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा है, मैंने डेव C++ यूज़ की है, अगर मैं ये प्रोग्राम किसी अपने दोस्त को, किसी स्टूडेंट को भेजता हूँ और उसके पास भी अपने कंप्यूटर में डेव C++ इंस्टॉल है, तो उसके कंप्यूटर में भी ये ऐसे ही ओपन होगी जैसे ये मेरे पास ओपन है, और वो आगे से उसके अंदर चेंजेस करके किसी और को भेजता है, वहाँ पे भी डेव C++ इंस्टॉल हुआ, तो वो उसके पास भी वैसे ही ओपन हो जाएगी, और वो भी उसके अंदर जो चीज़ें चेंजेस करना चाहे वो कर सकता है। तो मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, ये जो कुछ भी आपने, मैंने यहाँ ये कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब कुछ जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ये सिर्फ मेरे ही कंप्यूटर पे चलेगा, किसी और पे नहीं चलेगा। जहाँ जिस जिस कंप्यूटर में भी, जिस कंप्यूटर में भी डेव C++ इंस्टॉल है, या अगर कोई C++ के अलावा C# में प्रोग्रामिंग कर रहा है और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, तो वो उन सारे कंप्यूटर में, चाहे वो मेरे पास लैपटॉप है, चाहे वो किसी के पास डेस्कटॉप है, चाहे किसी के पास जो है वो जनरल प्रोसेसर है, किसी के पास सुपर कंप्यूटर है, जिस जिस के पास भी वो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होगा, वहाँ पे वो प्रोग्राम वैसे ही ओपन होगा जैसे मेरे पास ओपन हो रहा है या किसी और के पास ओपन हो रहा है। तो मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो आपने प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं वो हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करते, वो किस पे डिपेंड करते हैं? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कौन सी? जिसकी मदद से वो प्रोग्राम लिखा जाए। अब यहाँ डेव C++ एप्लीकेशन है, तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? डेव C++ पे। अब अगर मैं C# का प्रोग्राम लिखूंगा तो विजुअल स्टूडियो यूज़ करूंगा, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? उस ऐप पे, उस विजुअल स्टूडियो पे डिपेंड कर रहा होगा। तो जहाँ जहाँ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होगा, चाहे वो हार्डवेयर कैसा भी हो, मेरे ज़्यादा हो कम हो, मेरे पास जो है उस कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे कम है, वहाँ वो ओपन होकर काम करेगा। इसे कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंस। और फिर उसके बाद एक और है यहाँ पे, मोर प्रोग्रामर्स। बहुत ईजी है ये, मोर प्रोग्रामर्स। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आसान होती है उसको करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, और जो चीज़ मुश्किल होती है उसको करने वाले लोग कम होते हैं। मसलन मतलब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस आसान है। अब आप खुद देखें, आपको कई ऐसे लोगों के नाम पता होंगे जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, और वो अ, हज़ारों नहीं तो कम से कम बीसियों की तादाद में होंगे, ऐसे कम से कम आप 20-30 लोगों को जानते होंगे जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं। क्यों? ये आसान है इसलिए बहुत सारे लोग इसे काम कर रहे हैं। इससे पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज में होती थी, यानी 0-1 की फॉर्म में। तो वो काम करने वाला पूरे मुल्क के अंदर शायद ऐसे 1 या 2 लोग होते थे, और अब हर शहर, हर मोहल्ले के अंदर ऐसे 4-4 5-5 6-6 लोग हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कर लेते हैं। तो क्या चीज़ आसान है इसलिए इसको सीखने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, और ये आसानी से समझ भी आ रही है। जो चीज़ आसान होती है उसको करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी शॉर्टर प्रोग्राम। अब शॉर्टर प्रोग्राम्स में देखें तो मैंने जो ये कोड यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये शायद टोटल 11 लाइनें बनती हैं, लेकिन अगर मशीन लैंग्वेज में से मैं कन्वर्ट करूँ तो शायद ये कम अज़ कम भी 4 या 5 सफ़ों का कोड बनेगा, ठीक है। जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है वो तो बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन जब उसे मशीन लेवल में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में, तो फिर वो बहुत बड़ा कोड बनता है 10 की फॉर्म में। इसलिए जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, बड़े नहीं होते, लेकिन उनकी कन्वर्जन जब होती है मशीन लैंग्वेज में 10 में, तो वो उनकी जो है ना वो
कोड बहुत बड़ा बन जाता है। शॉर्टर प्रोग्राम का मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखने वाले प्रोग्राम है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो एक लाइन कितने हैं, इंट आई इज इक्वल टू 6 सेमीकोलन, यहाँ तक ही काम होता। इसको अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो कम अज़ कम ये आधा सफ़ा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक। इसके बाद है जी इसमें एक दिया हुआ डिफरेंशिएट बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, इसका एक टेबल दिया हुआ है। ये आप स्टूडेंट्स ने खुद पढ़ना है, इसको अच्छी तरह समझ लेना है, याद करना है। इसमें कोई इशू आए तो पूछ लें, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये टेबल मैं नहीं पढ़ा रहा, ये बहुत ईजी है ये, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, इसलिए आप खुद समझ लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।